नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? मज़ाમાં? तो मैं हूँ रूहिका शर्मा, आप सभी के साथ आने वाली हूँ एक प्यारी सी कहानी। और वो कहानी जो है ना, वो बड़े छोटे सभी लोग सुन सकते हैं। जो कक्षा 9 में है वो भी सुन सकते हैं, और जो कक्षा 9 को पार करके जा चुके हैं अपनी यादों को रिवाइंड करने के लिए वापस से सुन सकते हैं। कहानी का नाम है लहासा की ओर, जिसके रचता हैं राहुल सांस्कृत्यायन। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलोड पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्य एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। ना औरतें पर्दा करती हैं। कुछ निम्न श्रेणी की भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल किसी के भी घर के भीतर जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी की टोटीदार बर्तन यानी कि खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर लगता है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहां भी सुमीति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। कुछ लोग, बल्कि बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छठ पीकर बहुत कम होश आवाज दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट ठांडा थोडला पर करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रखने के कारण यहां लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला में खून हो गया था। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम तो भिखमंगे थे। अरे जहां कहीं वैसी सूरत देखी, टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लकटौर के लिए
2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की और हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगों कपड़ों की साज झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2 या 1 सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमा चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, तो मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं 2 क्विंट वस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या मैं पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लटकौर का रास्ता दाहिने वाला है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है ना मित्र। देख रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लकडौर में जब एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ भी उनके अच्छे जजमान थे। पहले चाय सुत्तू खाया, फिर रात को गर्मा गर्म थुपका मिला। हम अब तिड्री के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिड्री समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़ों के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना है उसमें भले ही गंडे काट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचाकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की बड़ी तेज धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े को सर से ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। अब 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से ऊपर जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिड्री में भी थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में भी है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी करता है। इसके लिए मजूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम करने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी कि नम से बड़े भद्र पुरुष थे। बहुत प्रेम से मिले।
हालांकि वह वक्त ऐसा भेष नहीं था कि कुछ ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उसे जानने से कह दिया कि तुम चले जाओ। दूसरे दिन वो गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं है। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षुनम से विदाई लेकर चल पड़े। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको इसके प्रश्न उत्तर भी सुनने या करने हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।